हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्राउन रूल जो कि 1858 टू 1947 तक चले थे उसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आफ्टर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि ब्रिटिश वर्कर के द्वारा कहा गया था 1947 में हुई थी, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आई। दिस एक्ट वाज नोन एज एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। तो चलिए इसमें क्या क्या पॉइंट थे उसके बारे में जानते हैं। इंडिया नाउ गवर्न बाय एंड इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी। सेकंड पॉइंट थे कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नाउ बिकम द वाइसराय ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट वाइसराय वाज लॉर्ड कैनिंग। इट इंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बाय एबॉलिशिंग बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कि शुरू हुआ था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर डबल गवर्नमेंट कब शुरू हुआ था? ये पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के तहत शुरू हुआ था। अगला पॉइंट है क्रिएटेड न्यू ऑफिस दैट इज कॉल्ड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। एक न्यू ऑफिस क्रिएट करता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए। इट इस्टेब्लिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इस्टेब्लिश 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। एक्ट 1858 का एक्ट एस्टेब्लिश करता है 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अगला पॉइंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज इन चार्ज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज इन चार्ज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड वाइसराय, जो कि इंडिया में रहेगा, वाइसराय सर्व्ड एज हिज रिप्रेजेंटेटिव। दोस्तों, अब अगला एक्ट देखेंगे। दोस्तों, अगला एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। आइए इसमें क्या क्या मुख्य पॉइंट थे वो देखते हैं। वाइसराय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ हिज एक्सपेंडेड काउंसिल। नॉन ऑफिशियल मेंबर में इंडियन को शामिल करने के लिए एक्ट बात करता है। इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग लेजिस्लेटिव पावर टू द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी, जो कि 1833 एक्ट के तहत लेजिस्लेटिव पावर को ख़त्म कर दिया गया था। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को, टोटल बंगाल प्रेसिडेंसी को दे दिया गया था। तो इट इनिशिएटेड डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग लेजिस्लेटिव पावर टू बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। अगला पॉइंट है इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड पंजाब। फोर्थ पॉइंट है एम्पावर्ड वाइसराय टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस के लिए वाइसराय को एम्पावर किया। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। इट एम्पावर वाइसराय टू इशू ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग एन इमरजेंसी एंड दैट ऑर्डिनेंस विल बी वैलिड फॉर 6 मंथ। ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है ड्यूरिंग इमरजेंसी थ्रू इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 ये आया। दोस्तों, अब अगला एक्ट देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। It increased the function of legislative council and gave them the power of discussing the budget। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। Gave them the power of discussing the budget and addressing the question to the executive। फिर से ये पॉइंट को देखेंगे। It increased the function of legislative council and gave them the power of discussing the budget and addressing the question to the executive। It was happened through the Indian Council Act of 1892। अगला पॉइंट है there are no indirect इलेक्शन दैट इज नॉमिनेशन। इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। हाउएवर इलेक्शन बर्ड वाज नॉट यूज इन दिस एक्ट। इलेक्शन बर्ड यूज नहीं किया गया था, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन एक तरह से इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 के तहत हुई थी। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। दिस एक्ट वाज आल्सो नोन एज मॉडल मिंटो रिफॉर्म। तो आइए इसमें क्या क्या मुख्य पॉइंट थे वो देखते हैं। पहला पॉइंट इट कंसिडरेबली इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ सेंट्रल एज वेल एज प्रोविंशियल। साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को सेंटर एंड प्रोविंशियल दोनों में इंक्रीज कर दिया। रिटेन ऑफिशियल मेजोरिटी इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऑफिशियल मेजोरिटी को वो ब्रिटिशर्स रखे, बट अलाउड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी इंडियन को अलाउ करने के लिए दे दिया थ्रू इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, लेकिन सेंटर में वो मेजोरिटी में रहेंगे। थर्ड पॉइंट है मेंबर्स वे अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, मूव रिजोल्यूशन ऑन द बजट एंड सो ऑन। मेंबर्स को अलाउ कर दिया गया कि वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड मूव रिजोल्यूशन ऑन द बजट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट फर्स्ट इंडियन मेंबर्स इन द वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड दैट मेंबर वाज सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में फर्स्ट मेंबर थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के तहत चुने गए, जो कि फर्स्ट
इंडियन थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगला पॉइंट है इट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ कॉमनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम दैट इज कॉल्ड एज सेपरेट इलेक्टोरेट इन विच मुस्लिम मेंबर्स टू बी इलेक्टेड बाय मुस्लिम वोटर ओनली। दैट्स वाई दैट टाइम दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज मॉर्ली-मिंटो रिफॉर्म एंड Minto was Viceroy of India at that time. Therefore, Lord Minto was called as father of communal electorate. दोस्तों अब हम लोग जानेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो कि मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए इसमें क्या क्या मुख्य पॉइंट थे वो देखते हैं। इट डिमार्केट एंड सेपरेट द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट को सेपरेट कर दिया गया। फर्दर डिवाइडेड प्रोविंशियल सब्जेक्ट इनटू टू पार्ट, ट्रांसफर सब्जेक्ट एंड रिजर्व सब्जेक्ट। ट्रांसफर सब्जेक्ट एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे उनके एड से एक ट्रांसफर सब्जेक्ट एडमिनिस्टर होगा। और रिजर्व सब्जेक्ट जो कि एडमिनिस्टर बाय गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई रोल नहीं होगा। रिजर्व सब्जेक्ट में गवर्नर का पूरा पावर रहेगा और इनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। थर्ड पॉइंट इट इंट्रोड्यूस बाइकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम। दोस्तों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इट इंट्रोड्यूस बाइकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम। It required 3 of the 6 members of the Viceroy Executive Council other than Commander in Chief were to be Indian। जो 6 मेंबर थे Viceroy Executive Council का उसमें 3 इंडियन होना चाहिए था। इंडियन होना चाहिए एक्ट के तहत आया, इस एक्ट के तहत, लेकिन उसमें कमांडर इन चीफ वहाँ का ही रहेगा, ब्रिटिशर्स ही रहेगा। इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कॉमनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन एंड यूरोपियन। 1909 के द्वारा मुस्लिम को दिया गया, 1919 के द्वारा सिक्स, इंडियन, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियन एंड यूरोपियन, मतलब 4 रिलीजन को और कास्ट और क्रीड को दिया गया थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इट ग्रांटेड फ्रेंचाइज टू ए लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन। सोच सकते हैं दोस्तों, ब्रिटिशर्स अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहते थे, जो कि प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन के आधार पर फ्रेंचाइज जो कि वोट देने का अधिकार दिए थे। अब आगे हम लोग देखेंगे 7th पॉइंट इट क्रिएटेड न्यू ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन। हाई कमिश्नर का ऑफिस लंदन में क्रिएट किया गया फॉर इंडिया। 8th पॉइंट इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंस Central Public Service Commission was set up in 1926 for recruiting civil servant. It provided for the establishment of Public Service Commission through Government of India Act 1919। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। और 9th पॉइंट है सेपरेटेड प्रोविंशियल बजट फ्रॉम सेंट्रल बजट। प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से सेपरेट कर दिया गया 1990 एक्ट के तहत। एंड ऑथराइज द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर टू इनेक्ट देयर बजट। तो प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से कब सेपरेट किया? 1919 एक्ट के तहत। अगला एक्ट है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये भी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट एज ए यूनिट। इसमें बहुत सा लिस्ट हो गया, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। और जो इन तीनों में नहीं आएंगे वो रेसिडेंरी पावर जो कि वायसराय के पास रहेगा। अभी भी वैसा ही है, वो जो इन तीनों में नहीं आएगा वो रेसिडेंरी पावर है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। 2nd पॉइंट इट एबोलिश डायरकी इन प्रोविंस। डायरकी को जो कि डबल रूल होता है, डुअल रूल, वो प्रोविंसेस में हटा दिया। प्रोवाइडेड फॉर द एडेप्टेशन ऑफ डायरकी एट द सेंटर। सेंटर पर डायरकी चालू रहेगा। रूल ऑफ 2 होता है डायरकी का मतलब। अगला पॉइंट इंट्रोड्यूस बाइकैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में। बाइकैमरलिज्म में 2 चैम्बर, लाइक सेंटर में लोकसभा राज्यसभा है, उस तरह स्टेट में विधानसभा एंड विधान परिषद, मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगला पॉइंट इट फर्दर एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कॉमनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस क्लासेस, वोमेन एंड लेबर। दोस्तों 1909 के तहत क्या मुस्लिम को मिला, फिर 1919 के तहत सिख्स, एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियन, यूरोपियन को मिला, और फिर
फिर 1935 के तहत सेपरेट इलेक्टोरेट किसको मिला? 1935 के तहत मिला डिप्रेस क्लास एससी को, वोमेन को एंड लेबर एंड वर्कर को। दोस्तों अगला पॉइंट होगा 6.8 एबोलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया विच वाज एस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। काउंसिल ऑफ इंडिया को एबोलिश कर दिया गया जो कि 1858 के तहत इस्टेब्लिश किया गया था। अगला पॉइंट, इट एक्सटेंडेड द फ्रेंचाइज अबाउट 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन गोट द वोटिंग राइट। 1935 के तहत 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन वोटिंग राइट पाए थे। प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल करेंसी एंड क्रेडिट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए 1935 एक्ट के तहत बनाने के लिए आया। प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉट ओनली अ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बट आल्सो प्रोविंशियल एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ही नहीं बल्कि प्रोविंशियल एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना सकते हैं थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट विच वाज सेट अप इन 1937। फेडरल कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट के लिए 1935 एक्ट के तहत अलाउ किया गया जो एस्टेब्लिश हुई थी 1937 में। अगला एक्ट जो कि अब हम लोग को इंडिपेंडेंस मिल गया दोस्तों, वो एक्ट एक दूसरा नाम से भी जाना जाता है जो कि माउंटबेटन प्लान, जो कि अब हम लोग इंडिपेंडेंस पा गए। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इट डिक्लेयर इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट। इट एम्पावर द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द टू डोमिनियन here means India and Pakistan to frame and adopt any constitution for their respective nations। दोस्तों लास्ट पॉइंट है, it granted freedom to the Indian princely state either to join to or remain independence, either to join India और पाकिस्तान और इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। इसी के तहत जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद इंडिपेंडेंट रहना चाहता लेकिन बाद में सब इंडिया में मिल गया, उसका प्रोसेस अलग अलग था। दोस्तों इतना ही था ये चैप्टर। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा बोरिंग लग सकता है क्योंकि ये याद करने वाला फैक्ट है, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। इसमें से क्वेश्चन स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में ज़रूर 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ज़रूर से ज़रूर याद करने का कोशिश करें और रिवीजन करते करते याद हो जाएगा दोस्तों। ऐसा नहीं है एक बार में कोई चीज़ याद हो जाता है। तो थैंक यू दोस्तों।